Good afternoon, everyone. Welcome to my YouTube channel Science and Magic. बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसका पार्ट 1 मैं करवा चुकी हूँ। पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं आज। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि आपका आनुवांशिकता किसे कहते हैं, जैव विकास क्या होता है। मेंडल ग्रेगर जॉर्ज मेल्टन के जो नियम थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। वंश आपका F1 जनरेशन, F1 प्रोजनी, पेरेंट जब संकरण करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक उनमें पास आउट होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग निर्धारण के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। देखिए, लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन में होता क्या है बेसिकली, अलग अलग स्पीशीज लिंग निर्धारण के लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। यानी कि जो भी प्रजाति है, अलग अलग स्पीशीज है, वो लिंग निर्धारण के लिए अलग अलग युक्ति यानी कि अलग अलग चीज़ें अपनाती हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पढ़े थे जब जीव जनन जैसे करते हैं। कौन से? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, और एक था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, अब रिप्रोडक्शन में लिंग निर्धारण जो होता है बेसिकली वो सिर्फ आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉपी पेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा में क्या होता है, आपका विखंडन होता है और सेम जैसा दो बन जाता है। उसमें कोई लिंग निर्धारण की जरूरत नहीं पड़ती है, ना उसमें कोई मेल होता है ना ही कोई फीमेल होता है। लिंग निर्धारण का मतलब है कि लिंग निर्धारण उन्हीं में होता है जो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो उसमें क्या होता है, परागकण जो होते हैं आपके एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर जाते हैं एंड देन उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है ना। तो इसमें बोला अलग अलग जो स्पीशीज़ है अलग अलग तरह के प्रोसेस अपनाते हैं लिंग निर्धारण करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के बारे में। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से फैक्टर्स है जो लिंग निर्धारण करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, उदाहरण घोंघा। कुछ प्राणी जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, जैसे कि आपका XX है तो आपकी मादा होगी, गर्ल होगी, अगर XY है तो क्या होगा, नर होगा। यहाँ पे अगर पिक्चर में देखें आप तो आपका ये जैसे पेरेंट प्रोजनी है, ये आपके पेरेंट है, यहाँ से आपका जब युग्मक निकला, गैमेट्स निकले तो आपके XX निकले तो मादा हुआ और XY हुआ तो क्या हो गया, नर हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुछ प्राणी क्या करते हैं, अंडे देते हैं तो उनका ऊष्मा यानी कि टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें फिर बेसिकली आपका अंडा से क्या निकलेगा, मेल निकलेगा। अगर टेम्परेचर कम है तो आपकी क्या जनरेट होगी, फीमेल जनरेट होगी। तो कुछ जंतु जो होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं, उनका लिंग निर्धारण किस पे डिपेंड करता है, वातावरण पे। वातावरण यानी इन्वायरमेंट भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है लिंग निर्धारण के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, मानव की, तो मानव में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में किस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से एक गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख पाते हैं। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो कोई पेरेंट है, ये मान लीजिए आपके कोई माता पिता है, राइट। ये आपके कोई फादर हो गए और ये कोई मदर हो गई। ठीक है, अब जो इनका संकरण होगा तो आपका F1 जनरेशन में क्या आएगा, यहाँ से X आएगा,
राइट। यहाँ से x आ सकता है और फिर यहाँ से आपका XY आ सकता है। तो जो XX वाला गुणसूत्र है, XX वाला क्रोमोसोम्स है, वो क्या होता है आपका, वो गर्ल होती है। वो क्या होती है, गर्ल्स होती है। और जो आपका XY वाला होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, बॉयज़। ये आपका बॉयज़ डिटरमाइन करता है। तो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से कि सेक्स डिटरमाइन करने वाला क्रोमोसोम किसके पास होता है। तो सिंपल आपका आंसर है ये मेल के पास होता है। किसके पास होता है, यहाँ फादर लिखिए, यहाँ पे मदर कर दीजिए। ये जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम है किसके पास होता है, आपके मेल के पास होता है। मेल अगर एक्स फैक्टर डोनेट करेगा फीमेल को तो वो क्या बनेगी, फीमेल के पास सिर्फ XS ही होता है। अगर मेल एक्स फैक्टर डोनेट करेगी तो बनेगी गर्ल्स, अगर मेल वाई फैक्टर डोनेट करेगा तो बनेंगी बॉयज। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड में समझते हैं कि हमारे शरीर में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। नंबर में देखें तो 46 होते हैं। नंबर में कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो इसमें से आपका 22 पेयर जो होता है सेम होता है। 22 पेयर की अगर हम बात करें तो 22 पेयर सिर्फ XX होता है। अकेला जो 1 पेयर है XY, ये अकेला होता है, इसे बोलते हैं लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र। लिंग निर्धारण गुणसूत्र, लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र या सेक्स डिटर्मिनेशन वाला गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक पेयर जो इकलौता है यही आपको बॉयज़ में अगर X गया तो गर्ल्स होगी, अगर Y गया तो बॉयज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई मदर है, ठीक है, जिनका गुणसूत्र है, ये कोई फादर है। जब इनके बीच में संकरण होगा तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि XX अगर ट्रांसफ़र, अगर फादर X ट्रांसफ़र करेगा तो जो हमारी चाइल्ड होगी, बेबी होगी, वो गर्ल हो सकती है। वो क्या हो सकती है, गर्ल। अगर वो आपका, ये तो हमेशा X ही ट्रांसफ़र करेगी। अगर फादर Y ट्रांसफ़र करेगा तो क्या हो सकता है, वो मेल हो सकता है, बॉय हो सकता है। तो आपका पेपर में क्वेश्चन आया था अभी भी मंथली एग्जामिनेशन में कि लिंग निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम क्या है, तो आपका आ जाएगा XY। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि जो लड़कियों का लिंग निर्धारण करता है वो क्रोमोसोम कौन सा है, तो XX। अगर स्पेसिफिक लड़की का आएगा तो XX, स्पेसिफिक बॉय के लिए आएगा तो XY आ जाएगा आंसर। और सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि लिंग निर्धारण वाले क्रोमोसोम्स कौन कौन से हैं, तो आपके हो जाएंगे XY। ये आपका होती हैं मादा में, ये आपका मादा वाला है और ये आपका नर है, मादा और नर। तो इस तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में भी आप चीज़ें समझ सकते हैं। एक बार और मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ XY है, यहाँ XX है। ये हो गया नर का क्रोमोसोम, ये हो गया मादा का क्रोमोसोम। अब देखिए मादा के चांसेस क्या है, वो दोनों कंडीशन में सिर्फ लड़की X ही दे सकती है। तो जैसे कि अगर समाज में बोला भी जाता है अगर गर्ल्स पैदा होती है तो हमेशा लड़कियों का दोष दिया जाता है, महिलाओं को दोष दिया जाता है कि आपके वजह से ही ये गर्ल्स पैदा हुई है। लेकिन बेसिकली जो पूरा क्रेडिट है वो नर पे जाता है। नर अगर मादा को X क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करेगा तो क्या होगी, गर्ल्स होगी, लड़की होगी। लेकिन अगर नर Y क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करेगा तो क्या होगा, बॉय होगा, लड़का होगा, है ना। तो यहाँ पे आपके गैमेट्स बनेंगे, युग्मनज जिसे बोलते हैं, युग्मक यानी कि गैमेट्स, गैमेट्स, ये आपके गैमेट्स कहलाते हैं। तो ये दोनों क्या है, आपके लिंग निर्धारण करने के गैमेट्स हैं। अगर इसके शुक्राणु में X क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होके गया इनके पास तो ये गर्ल्स बनेगी। अगर ये गया बाई क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होके तो ये बॉयज़ बनेगा। तो इस तरीके की आप चीज़ें समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशागुणित हुआ है वह लड़की होगी, एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशागुणित होगा वो लड़का होता है। सिंपल है। मादा के पास तो XX ही रहता है ना। अगर इसका पिता फॉर एग्जांपल कोई है, अगर फादर X डोनेट करेगा तो लड़की होगी, अगर फादर Y डोनेट करेगा तो क्या होगा, लड़का होगा। सिंपल इज दैट। ये थ्योरी आपका आगे सेक्स लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन पे चलता है।
विकास, डेवलपमेंट क्या है आपका? डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम विकास की बात करें तो वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ, जिससे नई स्पीसीज का उद्भव हुआ, विकास कहलाता है। स्पीसीज यानी प्रजाति, स्पीसीज यानी प्रजाति या जाति। तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स वाले कास्ट नहीं है। प्रजाति या जाति का मतलब है जैसे कि हम कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं मानव जाति। इंसान भी क्या है, एक स्पीसीज है, मानव जाति। मैंगो की भी एक प्रजाति होती है, जो आम होते हैं उसकी भी प्रजाति होती है। अगर हम जानवर की बात करें तो शेर वगैरह, शेर या चीता वगैरह, उनकी भी एक प्रजाति होती है, जाति होती है। तो बहुत ही वर्षों से आया हुआ प्रक्रम, प्रोसेस जो करोड़ों वर्षों पूर्व जीवों में शुरू हुआ, उसमें चेंजेस हुए और नए नए विकास, नए नए डेवलपमेंट हुआ और एक नया नया स्पीसीज बना। वही आपका क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। अब उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? उपार्जित लक्षण का मतलब होता है एक्वायर्ड सिम्टम्स। एक्वायर्ड सिम्टम या उपार्जित लक्षण वो लक्षण होते हैं जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, उपार्जित लक्षण कहलाता है। अल्प पोषित भृंग के भार में कमी। देखिए, उपार्जित लक्षण के मतलब होता है कि आप अपने पैदा होने के बाद जो भी आपके अंदर लक्षण आए हैं वो क्या कहलाएं? उपार्जित लक्षण कहलाएं, एक्वायर्ड सिम्टम्स कहलाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपको वो चीज़ जन्म से नहीं मिली, जन्म होने के बाद आपके जीवन को आसान बनाने के लिए आपने वो चीज़ अपनाया, उसको क्या कहा गया? उपार्जित लक्षण कहा गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके जो लैमार्क साइंटिस्ट है, लैमार्क हैड एन आइडिया ऑर्गेनिज्म एक्वायर ट्रेट्स यानी कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेट्स यानी कि उसके हैबिटेट, कैरेक्टरिस्टिक, गुणधर्म। ऑर्गेनिज्म इवॉल्व पास देयर एक्वायर्ड ट्रेट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब देखिए इसमें क्या हो, पहले जो आपके जिराफ थे, पहले आपके जिराफ कैसे थे? नॉर्मल थे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके नॉर्मल थे। लेकिन जैसे ही ज़मीन की घास ख़त्म हो गई, इन्होंने पेड़ का घास खाना शुरू किया और ये पहले इस तरीके से थे, अब इनकी गर्दन कैसी हो गई? लंबी हो गई। तो ये क्या हुआ? उपार्जित लक्षण हुआ। और जब ये लंबी हो गई तो करोड़ों वर्षों तक ये इनकी जो गर्दन लंबी हुई तो इसके जीन्स में चले गए, फिर इसके वशांगोन्नत हो गए। क्या हो गए? वशांगोन्नत हो गए। वशांगोन्नत यानी कि इसके जीन्स के अंदर, इसके डीएनए के अंदर ये चीज़ चली गई, वो चीज़ को फॉलो करते करते। तो इसी चीज़ को बोलते हैं उपार्जित लक्षण। पहले से तो आपके जीवन के कह सकते हैं कि पड़ाव में नहीं था, लेकिन जैसे ही आप पैदा हुए तो अपने जीवन को मतलब कि एक तरह से सही बनाने के लिए और आरामदायक बनाने के लिए उस चीज़ को आपने फॉलो करना शुरू किया। अब उसको फॉलो करते करते करोड़ों वर्ष वो चीज़ आपकी आदत बन गई, हैबिट बन गई, वो आपके जीन्स के अंदर भी चला गया। तो वही क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षण कहलाता है। तो लैमार्क की एक थ्योरी है, लैमार्क की एक थ्योरी है, जैसे कि डार्विन की थ्योरी है, सेम इनकी भी थ्योरी है। तो उन्होंने उपार्जित लक्षण के कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे। उपार्जित लक्षणों का गुण क्या है? ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। ये जनन कोशिकाओं, डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते हैं, अगली पीढ़ी को वशांगोन्नत स्थानांतरित नहीं होते हैं, जैव विकास में सहायक नहीं है। उदाहरण, अल्प पोषित भंग के आधार में कमी, यानी कि ये आपके जो और भी वशांगोन्नत है। देखिए, ये सिर्फ थ्योरी है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये थ्योरी पार्ट है। यानी कि ये कहने का लॉ बस बताया था लामार्क ने, जरूरी नहीं कि रियल हो, क्योंकि इसके अपोजिट डार्विन्स की अगर माने हम, डार्विन्स थ्योरी जब जिन्होंने दिया था, तो डार्विन्स का कहना था कि ये जो थे शुरू से ही ऐसे थे। जिराफ कैसे थे? जिराफ शुरू से ही ऐसे थे, शुरू से ही ये इनकी गर्दन कैसी थी? लंबी थी। शुरू से ही इनकी गर्दन लंबी थी। और जो जिराफ मान लीजिए कि मजबूत थे, जो प्रकृति से लड़ पाए, जो प्रकृति के जो नियम है उनको सह कर पाए, जैसे कि हवा, आंधी, तूफान, इन सब से बच गए, वो अभी तक जिंदा है। और वो इस चीज़ को, जैसे कि आपका होता है ना नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चुनाव, आगे हम पढ़ने वाले हैं, तब प्रकृति ने इन्हें चुना और इन्होंने प्रकृति को चुना, उस चीज़ से लड़े और जिंदा रहे अभी तक।
जैसे कि डायनासोर क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि डायनासोर ने मतलब प्रकृति से एक तरह से अपने आप को वो झेल नहीं पाए, भूकंप आया, बाढ़ आई, जो भी चीज़ें आई उस चीज़ पे वो लपेटे चले गए, प्रकृति की मार उन पे लग गई और वो उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाए, यानी कि उस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन जब ये जिराफ थे उसने प्रकृति से लड़ा और अपने आप को जिंदा रखा, तो ये अभी तक जिंदा है। तो ये डार्विन्स की थ्योरी है। लेकिन लामार्क की थ्योरी है कि पहले ये ऐसे थे, लेकिन ये जिंदा रहने के लिए पेड़ों को खाने लगे, तब इनकी गर्दन लंबी हो गई। लेकिन अगर हम उपार्जित लक्षण की बात करें तो यहाँ पे बोला है साफ साफ कि उपार्जित लक्षण जो है डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता है, ना ही ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को स्थानांतरित होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो ये थ्योरी आपका मान सकते हैं कि गलत है, लामार्क की थ्योरी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो दूसरा जिराफ भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, फिर है ना, फिर वो जब खाएगा तब उसकी गर्दन लंबा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली एक थ्योरी पार्ट था जो उन्होंने बस बताया था। तो जैव विकास में सहायक नहीं, उदाहरण अल्प पौष्टिक भंग के आधार पर कमी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खाना प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आपका भार में कमी होगा, जबकि आपके मम्मी पापा कितने भी मोटे या हष्ट पुष्ट क्यों ना हो, जब तक आपको खाना नहीं मिलेगा आपके जो शरीर है उसमें पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे। तो सेम आपका ये वाला उपार्जित लक्षण का मतलब ही होता है कि आपने वो लक्षण खुद उपार्जित किए हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल बनाए हैं, वो नेचुरल नहीं है, अपने जीवन को सहूलियत के लिए, अपने कंफर्टेबल चीज़ को, उस चीज़ को कोप अप करने के लिए। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अनुवांशिक लक्षण यानी कि आपका ये हो गया डीएनए से ट्रांसफ़र हुआ, आपके प्रॉपर आपके माता पिता से जो लक्षण मिला वही आपका अनुवांशिक लक्षण कहलाएगा। वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। उदाहरण मानव के आंखों बालों के रंग। आपके माता पिता से जो भी आपके माता पिता का कलर स्किन है, आँख है, बालों का रंग है, तो वो सारा कुछ आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है, तो वो आपका क्या है, वो आपका अनुवांशिक लक्षण है, वो आपका क्या है, अनुवांशिक लक्षण है। आपका जो हाइट है, आपका जो कलर का टोन है, आपका बोलने का ज़्यादातर जो लहजा है, वो सब क्या मिलता है, आपका काफ़ी पेरेंट्स से ही आता है। जो पेरेंट्स से आपको डायरेक्ट लक्षण मिलेंगे वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण के क्या गुण हैं? ये लक्षण जीवों की वशानुगत प्राप्त होते हैं, ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैव विकास में सहायक उदाहरण मानव की आँख और बाल, यानी कि आनुवांशिक लक्षण सीधे आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है, वही आपका क्या कहलाता है, अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके माता पिता गोरे हैं तो ज़्यादातर उनके बेबी भी क्या होते हैं, गोरे होते हैं। अगर आपके माता पिता सांवले हैं तो आपके भी कलर स्किन पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर इसमें इन्वायरमेंट का भी फ़र्क पड़ता है, वातावरण के। फॉर एग्जांपल, आपके माता पिता इंडिया में रहते हैं लेकिन अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हैं तो ज़्यादातर आपको वहाँ का इन्वायरमेंट अफेक्ट पड़ेगा और आपका कलर स्किन गोरा हो जाएगा। आपके जो कलर टोन है, आपकी जो बाल का कलर है, वो सब फ़र्क पड़ेगा थोड़ा इन्वायरमेंट का भी, क्योंकि आनुवांशिकता क्या है, आपका हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता जो है आपका हेरिडिटी इन्वायरमेंट का गुणनफल है। हेरिडिटी इन्वायरमेंट का क्या है, गुणनफल है। आपका जो विकास है, आनुवांशिकता नहीं, विकास जो है क्या है, डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है। तो अगर आपका इन्वायरमेंट प्रॉपर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपके माता पिता के 80% गुण तो आपके आएंगे, लेकिन 20% गुण आपका इन्वायरमेंट वाला भी आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी। जाति उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पूर्व स्पीसीज से एक नई स्पीसीज का बनना जाति उद्भव कहलाता है। जैसे कि हम बात करें इंसानों की, तो इंसानों की जो नाम है, पहले हमारे जो पूर्वज हैं उनका नाम क्या है, होमो सैपियंस। उनका नाम क्या है, होमो सैपियंस। होमियो सैपियंस से भी पहले कई सारे मानव प्रजाति आए हैं, जैसे कि निएंडरथल मैन। अगर आप 11th क्लास में साइंस पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग प्रजातियों का आपको नाम मिलेगा। जैसे कि पहले जो ह्यूमन जाति थी, तो पहले इन्होंने क्या करा, कच्चा ही मांस वगैरह खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। लेकिन थोड़ा सा डेवलप हुए तो वो उन्होंने आग का खोज करा। आग का खोज करने पे वो चीज़ों को कैसा करे, बनाकर खाने लगे, पकाकर खाने लगे, कह सकते हैं। पहले वो कच्चा ही मांस, कच्चे ही सब्जी, कच्चे अधिकतर चीज़ें कैसे कच्चे खाते थे।
तो जब आग की खोज करी उन्होंने तो उन्होंने पकाकर उसको खाना शुरू किया। फिर जब उन्होंने पकाकर खाना शुरू किया फिर उन्होंने क्या करी, खेती की खोज की। फिर खेती पे उन्होंने अनाज बोना शुरू किया, फिर अनाज बनाकर वो खाने लगे। यानी कि अपने आप को निरंतर विकसित करते चले गए। तो जाति उद्भव उन्हीं में से एक आपका पार्ट है कि जाति उद्भव किस प्रकार का होता है। जीन प्रवाह, जीन फ्लो उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती किंतु आंशिक रूप से अलग होती है। जीन प्रवाह उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती किंतु आंशिक रूप से अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें चिंपांजी की बात करें और ह्यूमन बींग्स मानव की बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक चिंपांजी के हमारे अंदर है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक मानव के चिंपांजी के अंदर है। फिजिकल नहीं, लेकिन अगर हम मेंटल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कहा जाता है चिंपांजी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता के बात करें तो मानव भी किसी से कम नहीं है। तो इस तरीके से जीन फ्लो वही होता है आपका कि उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती है किंतु आंशिक रूप से अलग है, यानी कि पूरी तरह से वो एक दूसरे से अलग नहीं है, आंशिक यानी कि छोटे मोटे तौर पर अलग है। अनुवांशिक विचलन क्या होता है आपका, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता में अचानक परिवर्तन उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिक विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुवांशिक विचलन कहलाता है। अनुवांशिक विचलन या जेनेटिक ड्रिफ्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखिए फिर यहाँ पे मैंने एक पिक्चर जैसे कि ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दो कलर के कॉम्पिटेटिव आपके यहाँ पे बटरफ्लाई है, ठीक है। जैसे कि आपका ये बटरफ्लाई है ग्रीन वाला और एक यहाँ पे ब्राउन वाला बटरफ्लाई है। यहाँ पे एक येलो लिया है, एक हमने ब्राउन लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एडेप्टेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि पेड़ पे अगर ग्रीन कलर का यहाँ पे प्यूपा बैठता था तो ये पक्षियाँ क्या करती थी, उसे खा जाती थी, क्योंकि आपका ब्राउन कलर का पेड़ में ग्रीन कलर का प्यूपा प्रॉपर ऐसे ही दिखेगा। अगर किसी ब्राउन कलर पेड़ पे ग्रीन कलर का प्यूपा है तो वैसे ही दिखेगा, वो पक्षी क्या करती है, उसको खा जाती है। यही होता है आपका नेचुरल सिलेक्शन। फिर इन्होंने सोचा, इन्होंने अपने आप को कलर में परिवर्तन करना शुरू किया। जब इन्होंने कलर में परिवर्तन किया तो जैसा पेड़ का रंग था उसी तरीके से इन्होंने भी अपना परिवर्तन कर लिया। उसके चक्कर में ये पंछियों को दिखते नहीं थे, ये पंछियों को क्या हो गया, दिखना बंद हो गए। इसके कारण क्या हुआ, इनकी जो प्रजाति है ब्राउन वाली वो बढ़ने लगी, ब्राउन वाली जो प्रजाति है वो बढ़ने लगी और जो अदर प्रजाति है वो एक तरह से कैसी हो गई, ख़त्म होने लग गई। और फॉर एग्जांपल ये जो है इसके साथ अगर संकरण करती है तो इसका जो प्रजाति है वो ज़्यादातर कैसा बनेगा, ब्राउन बनेगा, क्योंकि ब्राउन जो है अपने आप को सर्वाइव कर पा रही है, ब्राउन जो है क्या कर रही है, अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। तो इसी तरीके से आपका ये वाला जो है क्या हो गया, बिल्कुल एक तरह से शिफ्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो अनुवांशिक विचलन इसी तरीके से होता है कि आपका अनुवांशिक विचलन क्या कहलाता है कि किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता अचानक परिवर्तन उत्पन्न होना, अचानक परिवर्तन उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट या अनुवांशिक विचलन कहलाता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा है विकास, यहाँ पे विकास डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा है। तो बेसिकली देखिए चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन ने ही जैव विकास का सबसे पहला जो मत है दिया था। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाता है। अगर बात करें चार्ल्स डार्विन क्या दिया था, जैव विकास का सिद्धांत दिया था। जैव विकास का सिद्धांत में ये उन्होंने बताया था, इनका सिद्धांत का कहना क्या था, मोटा मोटा समझिए कि जो जीव जंतु पशु पक्षी व्यक्ति नेचर यानी कि प्राकृतिक से लड़कर अपने आप को बिल्कुल कह सकते हैं कि उस प्राकृतिक से लड़कर अपने आप को जिंदा रख पाती है, जो मजबूत होती है वही जिंदा रहती है और जो मजबूत नहीं होती है वो क्या होती है, मर जाती है। वो क्या करती है, मर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है ये तितली का एग्जाम्पल, तितली थी जो क्या करा उसने, अगर वो ग्रीन रहती, अगर वो ग्रीन ही रहती तो क्या करती, वो मर जाती।
पक्षी उसे खा जाते। लेकिन उसने क्या किया, नेचर के साथ अपने आप को चेंज करना शुरू किया। उसने जैसा पेड़ का कलर था वैसा ही अपना रंग उसने कर लिया, ताकि उसको पक्षी ना पहचाने और उसको ना खाए। तो इसके कारण उसकी सारी पीढ़ियाँ कैसी हो गई, ब्राउन कलर की हो गई, और उसकी और भी पीढ़ियाँ आने लगी, वो ब्राउन कलर की हो गई, और येलो वाले पूरे तरीके से ख़त्म हो गई। ये क्या हो गई, पूरी तरह से ख़त्म हो गई। एक तरह से जेनेटिक शिफ्ट हुआ, आपका क्या हुआ, अनुवांशिक विचलन हुआ। तो यही कहते हैं चार्ल्स डार्विन कि जो मजबूत है वही प्रकृति से लड़ के आगे बढ़ पाता है, बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राकृतिक चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन का मतलब होता है अपने शारीरिक चेंजेस करना है प्रकृति के अनुसार। प्राकृतिक के अनुसार शरीर में चेंज करना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन जैसे कि मानव ह्यूमन बींग्स ने भी क्या करा, बहुत सारा अपने शरीर में क्या करा, अनुकूलन किया। फॉर एग्जांपल जब सर्दियाँ आती हैं तो उन्होंने क्या किया, कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, अपने शरीर पे कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। गर्मियों में ये कम कपड़े पहनने लगे। इन्होंने अपने खाने पीने में चेंजेस किया। अभी भी अगर देखा जाए कि अगर हम 21 सेंचुरी का अगर हम विकास देखें, इवोल्यूशन देखें, तो क्या हुआ है, जैसे कि पहले के लोगों में सिक्स पैक एब्स उतने नहीं होते थे जितना कि अभी प्रचलित है। तो ये भी क्या है, मानव ने अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को फिट किया है ज़्यादातर दिन तक जीने के लिए। तो इसी तरीके से जितने भी जीव जंतु है प्रकृति से क्या करती है, एक तरह से अनुकूलन करती है। जिस तरह प्रकृति उससे मांगती है उसी तरह को अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं उनके वातावरण को सही से रहने के लिए। जैसे कि हम पोलर बियर की बात करें तो पोलर बियर के शरीर पे बहुत सारे बाल है। वो क्या करती है, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए काफ़ी दिनों तक यानी कि सोती रहती है। नहीं तो इतना वो फैट मॉलिक्यूल खाती है ताकि उसके बॉडी में क्या बना रहे, गर्मी बना रहे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रकृति उस चीज़ को चुनाव करती है जिंदा रखने के लिए। तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। भौगोलिकल पृथक्करण, जियोग्राफिकल सेग्रीगेशन, जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है। जियोग्राफिकल सेग्रीगेशन या भौगोलिकल पृथक्करण का मतलब है कि जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है। इसे दो उपसमष्टि के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है कई ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कह सकते हैं, पहाड़ पे ही रहते हैं, और जो कई ऐसी चीज़ें जैसे कि नदी किनारे ये ज़मीन पे ही रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि पहले क्या, अभी भी देखेंगे कि आपके पहाड़ पे जो जैसे कि याक होता है, याक आपने देखे होगा। बेसिकली इस तरीके से जंगली भैंसा बोलते हैं, उसके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं। उसके शरीर पे इस तरीके से बहुत सारे बाल होते हैं। तो बेसिकली ये क्या करती है, इसके शरीर पे इतने सारे बाल क्यों हैं, उसको ठंड से बचाने के लिए। लेकिन अगर ज़मीनी भैंसे की बात करें, यही जो है ज़मीन पे आकर के इनके बाल बेसिकली कैसे हो गए, ख़त्म हो गए, इनके शारीरिक परिवर्तन भी हुए और ये नॉर्मल भैंसे में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। लेकिन इन दोनों के बीच अगर हम संकरण करवाएं, इन दोनों के बीच में हम संकरण करवाएं, मीटिंग करवाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये फिर हाइब्रिड हो जाएगा, ये आर्टिफिशियल हो जाएगा, ये नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया, ये हाइब्रिड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसी चीज़ को क्या कहते हैं, आपका भौगोलिकल पृथक्करण या जियोग्राफिकल सेग्रीगेशन कहते हैं। इससे दो उपसमष्टि के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता, यानी कि अंतर्जनन का मतलब है संकरण नहीं हो पाता है। यहाँ तक आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखिए डार्विन का थ्योरी यहाँ पे भी हमने लिया है फिर से। डार्विन थ्योरी, लॉन्ग नेक्ड जिराफ एंड शॉर्ट नेक जिराफ एग्जिस्ट टुगेदर, बट शॉर्ट नेक जिराफ डिस्पेयर बिकॉज दे वर वेरी हंग्री एंड दे कुडंट reach leaves from trees, so they died, and long necked giraffe survived. This is why only we see long giraffe with the long neck. अब देखिए अगर लैमार्क की थ्योरी की बात करें तो उन्होंने बोला था कि पहले छोटे कद के जिराफ होते थे। पहले कैसे जिराफ होते थे, छोटे कद के जिराफ होते थे। लेकिन छोटे कद के जिराफ ने जब ज़मीन पे घास ख़त्म हो गई, ज़मीन पे घास ख़त्म हो गई तो उन्होंने क्या, उसको खाना
नहीं मिला तो उन्होंने अपने गर्दन को क्या कर लिया, लंबा कर लिया और उन्होंने पेड़ वाले घास खाना शुरू कर दिए, पेड़ वाले घास खाना शुरू कर दिए। तब इसी प्रकार वो जिंदा रह पाए, इसी प्रकार वो जिंदा रह पाए, राइट। लेकिन डार्विन का क्या कहना है, डार्विन का अलग थ्योरी है। डार्विन का कहना है कि छोटे वाले भी जिराफ पहले थे और बड़े वाले भी जिराफ, बड़ी गर्दन वाले जिराफ भी थे और छोटे गर्दन वाले भी जिराफ थे। छोटे गर्दन वाले जिराफ इसलिए मर गए कि उनका जो ज़मीन पे घास था वो ख़त्म हो गया, उनका जो गर्दन है वो ऊंचे पेड़ों तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए वो घास नहीं खा पाए, इसलिए वो क्या करे, मर गए, इसलिए वो क्या हुए, मर गए। लेकिन जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो ऊपर पहुंच के भी खा सकते थे घास, इसलिए वो जिंदा रहे। तो इसी को बोलते हैं प्राकृतिक चुनाव, इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, इसी को डार्विन्स थ्योरी बोलते हैं बेसिकली। अब यहाँ भी सेम एग्जाम्पल है, यहाँ भी आपका सेम एग्जाम्पल है। जो तितली अपने आप को अनुकूलन करके ब्राउन बना ली है, भूरा बना ली है, वो तो जिंदा रह गई, लेकिन जो भूरा नहीं बना पाई वो क्या करी, मर गई। वो क्या हो गई, मर गई। यही आपका नेचुरल सिलेक्शन है। आनुवांशिक विचलन या जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है आपका, देखिए। यदि डीएनए में परिवर्तन प्राप्त है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन है, ये आपका क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल आपका कलर में चेंजेस हुआ। अब इसके अंतर्गत होता क्या है, अभिलक्षण क्या क्या है। बाहरी आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेष रूप, स्वरूप अथवा विशेष प्रकार अभिलक्षण कहलाता है। उदाहरण, हमारे चार यानी कि 4 पैर होते हैं, या एक अभिलक्षण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी एक अभिलक्षण है। यानी कि पहले कैसे थे इंसान, बिल्कुल चारों पहले हाथ तो यूज नहीं करते थे, पहले उस तरीके से वो 4 पैर थे उनके और चारों पैरे पे वो वैसे गुड़क कर चलते थे, राइट, जैसे जानवर चलते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा सा यूज किया अपने पैरों को और हाथों को, क्या किया, अपने मतलब पेड़ वगैरह जो थे, पेड़ वगैरह उस पर क्या किया, उन्होंने अपने हाथों को स्ट्रेच करना शुरू किया। स्ट्रेच करना शुरू किया तो पहले वो बेसिकली थोड़े से झुके, ऐसे हुए, फिर थोड़े से खड़े हुए, फिर एक तरह से पूरा स्ट्रेट हुए, उनके हाथ पैर हो गए। फिर आपका हाथ वाला हिस्सा अलग हो गया और पैर वाला हिस्सा अलग हो गया। तो एक तरह इवोल्यूशन का ही विकास का ही वो सब क्या है, भाग है। इवोल्यूशन का ही क्या है, वो भाग है। अपने आप को उन्होंने ऐसे काम करते करते विकसित किया कि प्रॉपर हाथ और पैर उनके अलग हो गए और अलग अलग कार्यों में दोनों को वो काम लाने लगे। समजात अभिलक्षण क्या होता है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। समजात यानी कि आपका होता है होमोलगस ऑर्गन, इससे भी पेपर में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। विभिन्न जीवों में यह विलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होती है। देखिए, जिनकी संरचना समान हो, तो जिसमें विभिन्न जीवों में यह विलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना समान है, संरचना क्या है, समान है, संरचना समान है लेकिन काम अलग अलग है। सिंपल भाषा में याद रखिए, काम क्या है, अलग है, वो क्या कहलाता है, समजात अभिलक्षण कहलाता है। जैसे पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर, स्तनधारियों के पदों की आधारभूत संरचना एक समान है, यानी कि पैर की आधारभूत संरचना एक समान है, किंतु ये विभिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य लिए जाते हैं। समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है, वह जैव विकास का प्रमाण देते हैं। जैसे अगर हम चित्र में देखें तो इंसान का पैर इस तरीके है, चीता का भी पैर इस तरीके से है, व्हेल का भी पैर इसी तरीके से है, और बैट का भी देखा जाए तो पैर इसी तरीके है। लेकिन अगर हम बात करें, मैन जो है अपना पैर क्या करते हैं, चलने में यूज करते हैं, चलने में यूज करते हैं, राइट। लेकिन जो बैट है यानी कि जो आपका चमगादड़ है, वो अपने पंख को फैलाकर उसको उड़ने में काम लाता है, उड़ने में। संरचना तो समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। संरचना समान है, कार्य अलग अलग है, क्या कहलाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन या समजात लक्षण। अब इसका सेम अपोजिट पढ़ेंगे हम, ये समरूप अभिलक्षण। इसमें अभिलक्षण जिनकी संरचना और संगठन में अंतर होता है, सभी की उत्पत्ति समान होती है किंतु कार्य समान नहीं होता है। इसमें क्या होगा, आपका संरचना आपका अलग होगा। संरचना क्या होगा आपका, अलग होगा,
वह अभिलक्षण जिनकी संरचना और संघटकों में अंतर होता है, अंतर यानी कि अलग होता है, और सभी की उत्पत्ति भी समान होती है, समान नहीं होती है, किंतु कार्य समान होता है। संरचना अलग है लेकिन कार्य समान होता है। संरचना अलग है लेकिन कार्य समान होता है। संरचना अलग लेकिन काम समान, काम समान। हमने यहाँ क्या पढ़ा है? संरचना समान लेकिन कार्य अलग पढ़ा है। हमने उल्टा पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है हमें संरचना अलग लेकिन कार्य समान। यहाँ पे अगर चित्र देखें तो देखिए संरचना, यहाँ पे इंसेक्ट, आप अगर तितली की बात करें तो इसकी संरचना पंख का अलग है, बर्ड का संरचना अलग है, बैट की संरचना अलग है, लेकिन काम सब क्या करते हैं? सब काम उड़ने वाले करते हैं, सब उड़ने का कार्य करते हैं, है ना। तो इनकी संरचना तो अलग है लेकिन आपका कार्य इनका क्या है? एक जैसा है। तो यही कहलाते हैं आपके समरूप अभिलक्षण, एनालॉगस, इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन। अब देखिए पक्षी के अग्रपाद, चमगादड़ के अग्रपाद, यानी कि इनके अगला भाग, अगला पर समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। ये अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं लेकिन समान कार्य करते हैं। जीवाश्म फोसिल्स किसे कहते हैं? देखिए यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर के छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के प्रक्षेपित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण, इस सब का मैंने चित्र भी लिया है, वहाँ अच्छे से समझ पाए आप। आमोनाइट जीवाश्म, ट्राइलोबाइट, नाइटिया, राइजोसॉरस, ये आपका डायनासोर्स है। यहाँ देखिए ट्री ट्रंक, यही आपका है अमोनाइट जो आप लिए हैं। अमोनाइट एक ट्री ट्रंक है, क्या है आपका? ट्री का छाप है। फिश, नाइटिया, ट्राइबोलाइट एक इन्वर्टेब्रेट्स है इस तरीके से। डायनासोर्स का स्कल है, इसे राजासोरस का बोला गया है, और ये आपका इन्वर्टेब्रेट्स है। एमोनोटाइट यहाँ पे। तो किसे बोलते हैं? फॉसिल्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई जीव जो बिल्कुल सूख करके वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई, वो बिल्कुल सूख गई, और उसका जैसा आकार है उसी तरीके से आकार वो छोड़कर चली गई। वो जो पत्थर में या किसी भी जगह पे उसका शेप मिला, वो आकार मिला, वो इसका क्या कहलाया? जीवाश्म कहलाया, फॉसिल्स कहलाए। जीवाश्म कितने पुराने हैं कैसे पता लगाएंगे? खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। यानी कि खुदाई करने पे जो पृथ्वी के सबसे ऊपर भाग पे मिलता है वो नया होता है, जितना अंदर जाएंगे आप उतना ही पुराना जीवाश्म आपको मिलेगा। जिसमें जीवाश्म, फॉसिल डेटिंग से वो क्वेश्चन आता है। फॉसिल डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें जीवाश्म निकाला जाता है, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है, उसे ही फॉसिल डेटिंग कहते हैं। डेटिंग का मतलब होता है समय निकालना। जितना आपका मान लीजिए कोई फॉसिल्स निकला, उसमें मान लीजिए एक हाइड्रोजन तत्व पाया गया, ऑक्सीजन पाया गया, नाइट्रोजन पाया गया। एग्जाम्पल बता रही हूँ। इनकी अगर हम उम्र पता करें, जितनी उम्र इनकी रहेगी उतनी उम्र ये जीवाश्म का रहेगा, उतना ही उम्र ये, इतना ही पुराना ये जीवाश्म होगा। इसी को बोलते हैं फॉसिल डेटिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉसिल डेटिंग बोलते हैं। विकास एवं वर्गीकरण की बात करें, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या है इसमें? विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों की एक समूह में रखने को अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। वर्गीकरण अगर चैप्टर नंबर 7 अपने 9th में पढ़ा होगा तो कैरोलियस लीनियस ने दिया है वर्गीकरण का सिद्धांत, क्लासिफिकेशन का। तो जो जीव जंतु या जो पेड़ पौधे एक जैसे संरचनाएं, एक जैसे कार्य करते हैं उनको एक वर्ग में रखा जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। अब देखिए विकास के चरण क्या क्या है।
विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है। योग्यता यानी कि उसकी एबिलिटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, जैसे आँख का विकास कैसे हुआ है? जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है, कीटों में जटिल आँख होती है, मानव में द्विनेत्री आँख होती है। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर देखिए प्लेनेरिया का, इसमें सिंपल आई है, इसमें कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, सिंपल ये देखती है, कोई लेंस नहीं है, सिंपल दो बिंदी है बस, उसी से कार्य इसका चलता है। तो इसी को जब और धीरे धीरे जटिल होता चला गया, इसमें लेंस आए, समंजन क्षमता आया, मनुष्य में द्विलेंसी आँख आ गई। तो इन सब का विकास ही क्या हुआ? चरणों में विकास हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ। गुणता के लाभ जैसे यानी कि उसकी क्वालिटी भी विकसित हुई। पंखों का विकास कैसे हुआ? पंख पर ठंडे मौसम में उष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे। पंख थे पक्षियों में, वो उसको ठंडे मौसम में गर्मी प्रदान करने के लिए विकसित हुए थे, गर्मी प्रदान करने के लिए उसमें विकसित हुए थे। कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए, लेकिन पक्षी ने उसको क्या कर दिया? उड़ने का भी कार्य उससे करने लगे। उदाहरण, डायनासोर के पंख थे पर पंखों में उड़ने में समर्थ नहीं थे वो, पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चित्र दिया है आपको, इसे अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे देखिए, डायनासोर में पर तो थे, यहाँ दिख रहा है, लेकिन वो उड़ने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि उनका जो बॉडी था वो ज़्यादा वजन था और पंख जो थे उसमें वजन कम था, तो वो बॉडी को लेके उड़ नहीं पाते थे। लेकिन पक्षी का बॉडी कम होता है वजन, और उनका पर ज़्यादा भारी होता है, तो पक्षी उस चीज़ को क्या करे? उड़ने में समर्थ हो गए। कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कह सकते हैं इसे, ये भी पेपर में हमेशा पूछा जाता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कृत्रिम चयन क्या होता है? देखिए, बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती है। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित की, इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक जंगली गोभी था, वाइल्ड कैबेज, इसी से इंसान ने कॉलीफ्लावर बनाया, ब्रोकली बनाया, कैबेज बनाया और रेड कैबेज बनाया। इसी को विकसित कर करके इंसान ने हाइब्रिड कर करके बहुत सारे खाने की सब्जियां उगाई। तो ये क्या हुआ? आर्टिफिशियल आपका चयन हुआ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ। आणविक जाति वृत्त या मॉलिक्यूलर रेसिज्म क्या होता है? यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। दूरत्व संबंधी जीवों के डीएनए से विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपके परदादा जी ये हैं और आपकी प्रोजनी ये हैं, तो आपका जो भी यहाँ पे 3 जनरेशन का गैप है, इनका डीएनए इसमें ट्रांसफ़र हुआ और इनका डीएनए आप में ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि इनके भी कोई माता पिता रहे होंगे, है ना, तो इनका डीएनए भी ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन अगर हम इनके और आपके डीएनए मिलाएं तो मैच करेंगे। यही होता है आपका आणविक जाति वृत्त, यानी कि इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के द्वारा डीएनए में होने वाले परिवर्तन, लेकिन इनसे यहाँ तक आते आते बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नता अधिक संख्या में संचित होगी, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक आपके दादाजी के होंगे, आप तक आते आते काफ़ी कुछ चेंज हो गया होगा। यही आपका आणविक जाति वृत्त। लास्ट टॉपिक है आपका मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन। देखिए, उत्खनन का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में, उत्खनन का मतलब होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल जीवाश्म हम कैसे निकालते हैं? उत्खनन से, किसी चीज़ को खोद कर। तो वही आपका मानव विकास के मुख्य साधन क्या क्या है? उत्खनन, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, समय निर्धारण और जीवाश्म का अध्ययन। यानी कि इन सब चीज़ों से मानव को नए नए आइडियाज़, नए नए चीज़ें मिलती है और हमारे जीवन को पृथ्वी पे आसान बनाती है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति, इन सब चीज़ों के बाद भी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये कोई अभी तक पता नहीं लगाया है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन जो है पृथ्वी बनी, अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी तो कोई पता नहीं लगाया। लेकिन अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे प्रयोग द्वारा कुछ ही साइंटिस्ट हैं, जैसे कि डार्विन ने हमें क्या बताया विकास के बारे में, मेंडल ने बताया कि कुछ लक्षण हो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं।
ये सब चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन 2 वैज्ञानिक थे, जैसे ब्रिटिश के वैज्ञानिक जेबीएस हाल्डेन थे, जेबीएस हाल्डेन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो हमारी पृथ्वी है बेसिकली अगर बात करें तो कार्बन क्या है आपका, जैसे कि कार्बन से ही हमारे जीवन की क्या हुई है, शुरुआत हुई। कार्बन से हमारे जीवन की क्या हुई, शुरुआत हुई। क्योंकि हम बात करें हमारा शरीर किससे बना होता है, प्रोटीन से। प्रोटीन भी टूटकर किस में आती है, अमीनो एसिड में। तो जब उन्होंने अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे अणु को एक मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस के कुछ कम ताप पर एक कह सकते हैं कि एक इन्वायरमेंट बनाई, तो उन्होंने उससे कुछ कण प्राप्त किया जिससे उन्होंने अमीनो एसिड्स और प्रोटीन बने। तो उन्होंने सिर्फ अनुमान लगाया कि हो सकता है कि हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है कार्बन से ही मिलकर बने हुए हैं। तो अभी भी जीवन की सही उत्पत्ति जो है अभी तक किसी वैज्ञानिक ने पता नहीं लगाया है, सिर्फ अनुमान लगाते हैं सभी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसमें मानव विकास। मानव विकास अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मानव जाति है उनकी जो प्रजाति शुरू हुई थी वो अफ्रीका से हुई थी। कहाँ से हुई थी, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, तो वहाँ से शुरू हुई। हजारों वर्षे से वो वहीं से सबसे पहले लोग शुरू हुए जन्म लेना। ठीक है, इंसान यानी कि मानव जाति की जो उत्पत्ति हुई है वो दक्षिण अफ्रीका से ही हुई है। तो जैसे ही अफ्रीका से उसको अभी जो आपका प्राचीनतम है वो फिर एक, जैसे कि आपका वर्ल्ड मैप में अगर देखेंगे तो अफ्रीका यहाँ पे स्थित है, राइट। तो वो यहाँ से उद्भव, कुछ लोग गए साउथ अफ्रीका की तरफ, कुछ लोग गए साउथ अमेरिका की तरफ, कुछ लोग गए एशिया महाद्वीप में, कुछ यूरोप में गए, कुछ आपके एशिया की तरफ गए, कुछ आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए। इसी तरीके से इंसान यहाँ से जितना दूर जाते गए उतने ही उनके वातावरण के कारण उनके शारीरिक चेंजेस आते चले गए। जैसे जो लोग इससे दूर गए उनके वातावरण के कारण गोरे होते चले गए, उनके लैंग्वेज, उनके रहने सहने की चीज़ें, सभी चीज़ों में बदलाव आता गया। तो इस चीज़ अगर बोला जाता है, माना जाता है कि संसार में सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई मानव जाति का वो दक्षिण अफ्रीका से ही शुरुआत हुई। हमारे पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि मानव स्पीसीज जो है उनके पूर्वज का नाम क्या है, तो होमो सैपियंस। क्या नाम है, होमो सैपियंस। ये हमारे मानव जाति के पूर्वज, मानव जाति के पूर्वज। ये भी याद रखने योग्य बातें हैं, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपकी जो मानव जाति है, मानव जाति की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई सर्वप्रथम, तो साउथ अफ्रीका से हुई, दक्षिणी अफ्रीका से हुई। कहाँ से हुई, दक्षिणी अफ्रीका से शुरुआत हुई। वहाँ से सभी विकसित कर के कोई साउथ अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, एशिया गए, यूरोप गए, यहीं से शुरू किया उन्होंने चलना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में न आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस इवनिंग, थैंक यू।